Most welcome friends to our channel नीट तैयारी by सौरभ प्रजापति परसुइंग MBBS फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज। फ्रेंड्स मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला पार्ट जो सबसे बेसिक पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो है जीओसी। जीओसी आपको मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, जीओसी 1 एंड जीओसी 2। जीओसी 1 में मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट आप किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और इसमें जैसे आप क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या प्लस आई इफेक्ट, क्या माइनस आई इफेक्ट, और क्या हाइपर कन्जुगेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसको मैं अभी स्टार्ट करूंगा। और जो जीओसी 2 है उसमें मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे जीओसी 2 में, उतना भी बेहतर समझे आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे। अगर आपने जीओसी 2 मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म और ये जीओसी 1 आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लीजिए आप इनडायरेक्टली आप सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझे पढ़ चुके होंगे। क्योंकि इसके बाद आपको जितना भी अल्कोहल पढ़ना है, एल्केहालाइड पढ़ना है, या आपको जितना भी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है, तो ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म पर ही बेस्ड है। ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताऊंगा, जो कि जीओसी 2 में होगा। तो जीओसी 1 की हम शुरुआत करते हैं। जीओसी 1 में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम एक अलग, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अलग पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेनली हम इसमें कार्बन के कंपाउंड ही पढ़ेंगे। तो ये कार्बन के अंदर इतने सारे कंपाउंड बनाने की जो क्षमता आई है, जो टेंडेंसी आई है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कैटिनेशन। आप हमारे साथ ही नोट्स को भी बनाते रहिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, कैटिनेशन के बारे में हम जानेंगे। कैटिनेशन, कैटिनेशन तो कैटिनेशन है क्या? कैटिनेशन दरअसल कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की खुद से लिंक होने की प्रॉपर्टी है। किस बॉन्ड के थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसके कारण ही वो स्ट्रेट चेन में भी फॉर्म कर सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। तो कैटिनेशन के बारे में क्या हो गया, कैटिनेशन CATNATION, कैटिनेशन, साथ ही साथ आप भी लिखते चले। कैटिनेशन इज द सेल्फ, मतलब खुद से लिंक होने की, मतलब सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। Coordination the self-linking property of carbon to form। Coordination the self-linking property of carbon किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड to form straight chain comma branched chain, branch chain and cyclic compound, तो कैटिनेशन क्या हो गया? जो कैटिनेशन एक वो टेंडेंसी है, वो प्रॉपर्टी, वो बिहेवियर है किसी कार्बन का, जिसके कारण वो इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। किसकी? कार्बन की वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी है। किस बॉन्ड के थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसके जरिए ही ये जो है स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड को बनाता है। ये क्या हो गया? कैटिनेशन हो गया। तो आप इसे नोट भी साथ में करते रहिए कि कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग। मेन पॉइंट क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है किसी कार्बन के, किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? स्ट्रेट चेन,
ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। मान लीजिए ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से लिंक है, तीसरे कार्बन से लिंक है, चौथे कार्बन से लिंक है। तो ये कैटिनेशन क्या है? कार्बन से लिंक होने की प्रॉपर्टी। किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्या बनाने के लिए? ये स्ट्रेट चेन होगी। अगर ये ब्रांच चेन में जाएगी तो ये ब्रांच चेन हो जाएगा, ठीक है, नीचे भी हम ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ब्रांच चेन हो गया। और साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, जैसे कई आपके कंपाउंड बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे, ये सब क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। ये देखिए बेंजीन हो गया, ये साइक्लोएल्केन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो ये क्या हो गया? कैटिनेशन। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड बनाने की जो भी प्रॉपर्टी आ रही है, किसके कारण आ रही है? ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण। किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। तो इसको मैं 1 मिनट समय दे रहा हूं, आप इसको इस पूरी डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लीजिए। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, किसकी? कार्बन की। किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है? कैटिनेशन है, ठीक है। हमारा ये कैटिनेशन हो गया, जिसका सबसे बेसिक से मैं शुरुआत कर रहा हूं। कैटिनेशन हमने आपको बताया कैटिनेशन। अब कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कैटिनेशन, दूसरी हेडिंग अब क्या पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कैटिनेशन के लिए। दूसरी कैटिनेशन हमने जाना क्या है? कैटिनेशन तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, किसकी? कार्बन की। किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। अब क्या हम दूसरी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं? कंडीशन रिक्वायर्ड, REQUIRED, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कैटिनेशन। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कैटिनेशन। तो इसको मैं कई पॉइंट्स में लिखाऊंगा, उसको पॉइंट्स में आप नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंडीशन क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई। मतलब कि जो जैसे कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसकी, ये क्या है? हाई। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, तभी दो से एक ही एलिमेंट जो अगर मेरे कार्बन है तो कार्बन से जैसे लिंक कर रहा है, तो इसमें क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बॉन्ड कैसी होनी चाहिए? जो है स्ट्रेंथ इसकी हाई होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहली कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो उसकी मजबूती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ STRENGTH, बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई, बस यही कंडीशन रिक्वायर्ड है कैटिनेशन को शो करने के लिए। कंडीशन रिक्वायर्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छे समझिए, काफी स्कोरिंग है नीट के लिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई। दूसरा मैं इसी हेडिंग में कवर करता हूं पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये कवर करता हूं कि कार्बन, जितनी भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन पावर जो है, वो सबसे स्ट्रांग होती है। इसलिए सबसे ज्यादा आप कंपाउंड ही आप कार्बन के ही पढ़ेंगे, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से पढ़ा जाता है। तो कार्बन हैज मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन, कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। कार्बन हैज मैक्सिमम, ये हमारा क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया कि कार्बन के पास मैक्सिमम कैटिनेशन पावर पाया जाता है। कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, ठीक है। ये पहला क्या हो गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई बनाता है कार्बन से जब बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन के पास मैक्सिमम कैटिनेशन पावर होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि 15th जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली है। तो नाइट्रोजन फैमिली में तो इसमें जो है, इसमें जैसे कार्बन फैमिली में कार्बन पहला एलिमेंट आता है, तो कार्बन फैमिली में कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन आता है 14th ग्रुप में। और 14 ग्रुप में जो कार्बन आता है, कार्बन जो है फर्स्ट पीरियड में आता है,
कार्बन जो है सेकंड पीरियड में आता है, लेकिन कार्बन जो है उस ग्रुप कार्बन सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में नहीं, कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, लेकिन कार्बन अपनी कार्बन फैमिली का पहला एलिमेंट है और उसकी मैक्सिमम कंडेंसेशन पावर ज्यादा पाई जा रही है। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली जो कि कहां से शुरू होती है, सेकंड पीरियड से, तो नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस की मैक्सिमम कंडेंसेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। फास्फोरस फास्फोरस phosphorus has more catenation. Phosphorus has more catenation power property. Phosphorus has more catenation property, and then नाइट्रोजन। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमारा इस हेडिंग में हमारा क्या है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई होनी चाहिए। दूसरा क्या, कार्बन हैज मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। तीसरा क्या है, फास्फोरस हैज मोर कैटेनेशन पावर देन नाइट्रोजन। पहला पॉइंट मैं रफ कर रहा हूं। चौथा पॉइंट हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें मैं जो बेसिक है एकदम, जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसी चीजें के बारे में बता रहा हूँ। अभी मैंने मेन जीओसी नहीं शुरू की। तो ये चौथा पॉइंट क्या आ रहा है, चौथा पॉइंट ये है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला जो कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया, और कैसे प्रिपेयर किया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। वो कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया गया, यूरिया। वो किसने प्रिपेयर किया, बोलर साहब ने। कैसे, अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट किया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा पॉइंट में रफ कर रहा हूं, जो क्या है, कार्बन है मैक्सिमम कंडेंसेशन पावर। इसे आप नोट कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूं। तो दूसरा पॉइंट मैंने रफ कर दिया है। चौथे पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन, कहां पे सिंथेसाइज किया गया, लैब फ्रॉम फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाज, क्या था, यूरिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूरिया। तो किसने सिंथेसाइज किया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूरिया बाय वोहलर, WOHLER। वोहलर क्या थे, साइंटिस्ट थे। ये हमारे क्या है, साइंटिस्ट। वोहलर साहब ने पहले सिंथेसाइज किया था। ठीक है, और ये कैसे सिंथेसाइज किया था, तीसरा पॉइंट मैं रफ कर रहा हूँ कि फास्फोरस हैज मोर कैटेनेशन प्रॉपर्टी देन नाइट्रोजन। ये तीसरा पॉइंट मैं रफ कर रहा हूँ। तो कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, कौन सा कंपाउंड लिया था, अमोनियम साइनेट, मतलब NH4CNO। NH4CNO को हीट किया, क्या बन गया, हमारा बन गया यूरिया, NH2CO NH2। ये क्या है, अमोनियम साइनेट है। ये क्या है, अमोनियम साइनेट। ये हमारा क्या है, यूरिया। ठीक है,
तो चौथा पॉइंट क्या हो गया कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ लैब में, कहां से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किसने सिंथेसाइज किया? वोलर साहब ने। क्या सिंथेसाइज किया? यूरिया, अमोनियम साइनाइड को हीट। आप इसे नोट डाउन कर लें। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट यूरिया था, किसने? वोलर ने बनाया था, अमोनियम साइनाइड को हीट करके। चौथा पॉइंट मैं रख कर रहा हूं। अब मैं जो पांचवा पॉइंट आपको इसमें बताऊंगा वो मैं बताने जा रहा हूं वाइटल फोर्स थ्योरी। हालांकि ये जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको रिजेक्ट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी 3 पॉइंट इसके मैं आपको लिखा रहा हूं, इसे आप नोट डाउन कर लें। तो इसी हेडिंग में लिखिएगा, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कैटनेशन में ही। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? पहला पॉइंट वो हो गया। ये हमारा पांचवा पॉइंट मेरे ख्याल से, ये पांचवा पॉइंट ये लिखिएगा, ये हमारे ख्याल से ये पांचवा पॉइंट है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है किसने प्रपोज की थी? बर्जीलियस साहब ने प्रपोज की थी। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी में यह बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बन सकता है। पहली चीज इन्होंने ये बताई वाइटल फोर्स थ्योरी में, बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जीलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जीलियस। इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बन सकता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंथेसाइजेशन है, जो उसको बनेगा, वो किसमें बनेगा? वो जो है लिविंग बीइंग के अंदर ही बनेगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो लिविंग बीइंग के अंदर बनेगा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर में सिंथेसाइज हो सकता है, आर्टिफिशियल लैब में इसे क्रिएट नहीं कर सकते। ये चीज इन्होंने बताई। और जबकि वोलर जो कि शिष्य थे हमारे बर्जीलियस साहब के, उन्होंने इनकी सारी बातों को गलत प्रूफ कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दी थी। क्या बताया था इन्होंने? पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म only from organic compound can form only from other organic compound से ही बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म only in लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां बन सकते हैं? लिविंग बीइंग में बन सकते हैं। ठीक। और तीसरा पॉइंट वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने यह बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म ओनली इन नेचर। तो ये 3 पॉइंट बर्जीलियस साहब ने बताए थे। वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बताया था कि कैन फॉर्म ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइजेशन इनऑर्गेनिक, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन सकता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म ओनली इन लिविंग बीइंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म ओनली इन नेचर। तो ये 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लें। 1 मिनट का समय है आपके पास। अब मेन हम ऑर्गेनिक जो मुझे जीओसी पढ़ानी है उसकी तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। आप इसे नोट डाउन कर लें, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये हमारी हेडिंग दूसरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं तीसरी हेडिंग नहीं डालवाने जा रहा हूं, लेकिन तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो 4 कंपाउंड हैं हमारे पास, ये 4 एलिमेंट हैं, सॉरी कंपाउंड नहीं, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, वैलेंसी क्या होगी, वो कैसे ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा, बहुत सिंपल है। बस आप जितनी अच्छी जीओसी पढ़ेंगे उतना ही अच्छा। जीओसी पे मेहनत कर लीजिए, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। और नीट में जितनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लेके जाएंगे उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला कार्बन के बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो सबसे पहले कार्बन का हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इसी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ई से इलेक्ट्रॉनिक और सी से कन्फिगुरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा आपको? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें मैक्सिमम 2 ही सेल है। तो 2 सेल हैं, 2 ऑर्बिट हैं, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है। अगर इसको हम ब्लॉक फॉर्म में लिखेंगे, अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे हम, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या हो गया? 1s हो गया। ये हमारा क्या है? 2s है। 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो p हमारी सेल है इसमें 3 ऑर्बिट हो गई। ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ये हमारा क्या हो गया? 2p हो गया। ठीक है। तो 1s 2s 2p ये हमारी क्या हुई? कार्बन की ग्राउंड स्टेट हो गई। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट हो गई। हम अब इसको एक्साइट करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब अब हमने इसको क्या किया? हीट किया, तो हमारी क्या आ गई? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब आई तो हमारा ये 1s वाला कंफिगरेशन तो ऐसा ही रहेगा कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पहले से प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या? 2s है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, 2p में चला गया। ठीक है। तो अब इसमें 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अनपेयर्ड हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड हो गए और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यही 4 इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बॉन्डिंग में। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी के नीचे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के नीचे आप ये लिखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में। ये हमारी इनर ऑर्बिट हो गई, ये हमारी आउटर मोस्ट सेल हो गई। ठीक है। ये क्या हो गई? आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है। वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4 हो गई। कार्बन के बारे में मुझे यकीन है कि आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। कार्बन के बाद हम चलते हैं, कार्बन के बाद हम चलते हैं किस पे? नाइट्रोजन पे। कार्बन के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आपको पता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 हो गया। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाइट्रोजन का? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन ये आपने भर लिए, और 2p3
1s2 2s2 2p3, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, नाइट्रोजन का। अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसको हम रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें, 1s में। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए, 2s में, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए, 2p में। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन 2p में चले गए। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, जाहिर सी बात है ये हमारी इनर ऑर्बिट हो गई, ठीक है। ये हमारी आउटर मोस्ट है, तो ये आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये भी सेकेंड पीरियड का ही एलिमेंट है। लेकिन वैलेंसी कितनी हो गई, ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम आप कहेंगे कि कार्बन में आपने एक्साइट किया था, लेकिन नाइट्रोजन में हमने एक्साइट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें फर्दर नहीं है ऑर्बिट, फर्दर सेल नहीं है। तो फर्दर नहीं है, इसमें डी नहीं है, एफ नहीं है, तो इसीलिए यहीं तक ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3, ठीक। वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन को नोट डाउन कर लीजिए। नाइट्रोजन के बाद अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब 8, और मास कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p4, ठीक। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें ग्राउंड स्टेट में, अगर हम शो करें इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये 1s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 2s हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये हमारा क्या हो गया, p हो गया, p हो गया। तो 1 2 3, सबसे पहले हम सिंगली पेयर करते हैं, इसके बाद हम जो है सबसे पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, फिर उसको पेयरिंग शुरू होती है। तो ये हमारा क्या है, 2p हो गया, ठीक। ये 2px 2py 2pz, ठीक। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। वैलेंसी जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन -2, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड हैं, यही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। तो वैलेंसी कितनी हो गई, -2। ये ऑक्सीजन के बारे में हो गया। अब इसमें एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है और वो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या टर्म देते हैं, लोन पेयर। फिर से सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं और वो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। तो इसमें कई, देखिए ये तो इनर वाली हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बाहर वाली सेल हो गई, ठीक है। तो इसमें जो है एक ये पेयर हो गया आपका, एक ये पेयर हो गया, आउटर मोस्ट
वैलेंस सेल में प्रेजेंट है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेयर्ड नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड नहीं है, सॉरी पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये दो पेयर को हम क्या लिखेंगे, लोन पेयर। मतलब ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं, अगर हम पूछें कि ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं तो कितने, दो लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर है। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर LONE लोन, PAIR लोन पेयर कितने हैं, दो। और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन मैं भूल गया लोन पेयर बताना। नाइट्रोजन में हम देखेंगे जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले तो 1s2 था, फिर क्या था 2s2 था, फिर 2p3 था। तो 2s2 वैलेंस सेल में प्रेजेंट है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करे। तो नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हैं, एक। आप वहां पे लिख लीजिए जहां पे जगह हो कि नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हैं, एक। नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं। ऑक्सीजन के बाद हम देखेंगे फ्लोरीन को। अब हम किसके बारे में देखेंगे, फ्लोरीन को। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। और 18 क्या हो गया, मास नंबर हो गया। तो फ्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो जाहिर बात है 9 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, ठीक है, 2p5। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्या हो गया, 1s हो गया। ये क्या हो गया, 2s हो गया। ये हमारा क्या हो गया, p ब्लॉक हो गया। और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फ्लोरीन में वैलेंस जो सेल है ये हमारा क्या है, 1s है। ये हमारा क्या है, 2s है। ये क्या है, 2p है। तो ये हमारी इनर सेल हो गई। और ये जिसे पेनल्टीमेट भी कहा जाता है, ये हमारी वैलेंस सेल हो गई। ये हमारी क्या है, वैलेंस सेल है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा 1 2 3, ये बाहर वैलेंस सेल में तो प्रेजेंट है लेकिन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। और एक जो पार्टिसिपेट कर रहा है ये पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी क्या होती है, टेंडेंसी होती है शेयरिंग की या डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होती है उसी को वैलेंसी कहा जाता है। तो वैलेंसी इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा, वैलेंस को कंप्लीट कर लेगा। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, -1, वैलेंसी -1 होगी। और इसमें लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर कितने हो गए फ्लोरीन में, 1 2 3, 3 पेयर क्या हो गए। ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फ्लोरीन के बारे में हो गया। इसे आप नोट करें, मैं अभी 2 सेकंड में आ रहा हूं। इसे आपने नोट कर लिया फ्लोरीन को, ठीक है। अब आपका हमने पढ़ा दिया, कैटिनेशन पढ़ा दिया, कैटिनेशन रिक्वायर्ड फॉर कैटिनेशन ये भी हो गया। कार्बन का आपने ग्राउंड स्टेट पढ़ लिया, एक्साइटेड स्टेट पढ़ लिया। नाइट्रोजन की आपने ग्राउंड स्टेट पढ़ ली। ऑक्सीजन के बारे में आपने पढ़ लिया। फ्लोरीन के बारे में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका पढ़ लिया।
अब जो कुछ मैंने अभी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बारे में पता है, अब उस पर कुछ कंक्लूजन है उसे लिखिए। कंक्लूजन नाम की हेडिंग को आप डालेंगे, लिखेंगे, उसके नीचे लिखिए पहला कंक्लूजन क्या हुआ। पहला कंक्लूजन ये बन रहा है कि कार्बन ऑलवेज हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड टेट्राहेड्रल इन नेचर। तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड है तो sp3 बनाएगा। sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इन नेचर। कार्बन ऑलवेज हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड टेट्राहेड्रल इन नेचर। ठीक, ये हमारा पहला कंक्लूजन बनता है। दूसरा कंक्लूजन ये बन रहा है कि नाइट्रोजन है, एक मिनट, नाइट्रोजन ऑलवेज हैज 3 कोवेलेंट bond. Nitrogen always has 3 covalent bond and 1 lone pair. नाइट्रोजन के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा था, उसका ग्राउंड स्टेट पढ़ा था और कौन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाइट्रोजन ऑलवेज हैज 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, आपने नोट डाउन कर लिया। तो तीसरा पॉइंट इस कंक्लूजन में आ रहा है। तीसरा हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। तो ऑक्सीजन ऑलवेज हैज 2 कोवेलेंट Oxygen always has 2 covalent bond and 2 lone pair. ये हमारा तीसरा कंक्लूजन बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसे आप नोट करें। तो चौथा जो कंक्लूजन बनेगा वो किस पे बनेगा, फ्लोरीन पे। फ्लोरीन में हमने देखा था कि 1 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। फ्लोरीन FLOURINE, फ्लोरीन always has 1 covalent bond and 3 lone pair. इसे आप नोट कर लीजिए कि फ्लोरीन ऑलवेज हैज 1 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर। तो ये हमारे 4 कंक्लूजन्स हो गए जो अभी हमने कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन फ्लोरीन के बारे में हमने पढ़ा। तो कार्बन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और इसका कैसा नेचर होगा, टेट्राहेड्रल नेचर होगा। नाइट्रोजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन में हमने क्या पढ़ा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड 2 लोन पेयर होगा। और फ्लोरीन में हमने क्या पढ़ा, 1 कोवेलेंट बॉन्ड 3 लोन पेयर। और लोन पेयर हम किसे कह रहे हैं, लोन पेयर वो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर। तो इसे आप नोट कर चुके होंगे। अब पहली हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आप माइंड में रखें। अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हम निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं और लोकलाइज्ड लोन पेयर को काउंट करते हैं। दरअसल लोन पेयर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक लोकलाइज्ड हो सकता है, मतलब वो अपनी जिस भी एलिमेंट में प्रेजेंट है एलिमेंट पर, अगर कार्बन पे प्रेजेंट तो कार्बन पे रहेगा, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट नाइट्रोजन पे रहेगा। तो लोन पे कार्बन पे तो लोन पेयर होता नहीं, लेकिन कार्बन आयन हो सकता है। तो नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो अगर उसी पे प्रेजेंट रहे तो ये लोकलाइज्ड हो गया। और अगर डीलोकलाइज हो जा रहा हो, वहां से वो मूव करके दूसरे एलिमेंट पे जा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो लोकलाइज्ड, तो हाइब्रिडेशन में हम क्या क्या चीज देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर लोकलाइज्ड। हम जब हाइब्रिडेशन काउंट करते हैं, जब हाइब्रिडेशन हम देखते हैं तो हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। तो एक ये ट्रिक बन रही है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसको आप ब्लैक से नोट के रूप में लिखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, ये प्लस का साइन है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये हमारा क्या बना, एक हाइब्रिडेशन निकालने का एक हमारा फॉर्मूला बना कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसे नोट करें, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर ये हो गया। अब हाइब्रिडेशन 3 प्रकार का हो सकता है, या तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, या sp2 होगा, या क्या होगा, sp होगा। तो जो sp3 होगा, sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है, sp3 जो हाइब्रिडेशन होगा, एक क्या हो सकता है हाइब्रिडेशन, sp2 हो सकता है, एक क्या हो सकता है, sp हो सकता है। sp3, sp2, sp 3 प्रकार के ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हाइब्रिडेशन होते हैं। तो इसमें एक, जहां पर भी जिस कार्बन का भी मान लीजिए sp2 हाइब्रिडेशन है, वहां पे एक पाई बॉन्ड तो होगा। ठीक, जहां पर sp हाइब्रिडेशन जो कार्बन हाइब्रिड होगा, वहां पे कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक, जहां sp3 हाइब्रिडेशन होगा, वहां पे कितने पाई बॉन्ड होंगे, एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। ये नोट करें कि sp3 अगर हाइब्रिडेशन हो रहा है कार्बन का, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, 0 पाई बॉन्ड होंगे। sp2 है तो 1 पाई बॉन्ड होगा, sp है तो 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब इसे आप नोट कर चुके होंगे, इस फॉर्मूले को, sp3 sp2 sp में कितने पाई बॉन्ड होंगे।
तो अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स लिखाऊंगा, उसमें आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हेडिंग का नाम क्या पड़ेगा? डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन, ठीक है, इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? हाइब्रिडाइजेशन पता करना है ईच कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड। मैं कंपाउंड्स का नाम लिखते जा रहा हूं, उनमें आपको कार्बन का पहला कंपाउंड है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? C3O2। इसका फार्मूला क्या होगा कार्बन सब ऑक्साइड का? C3O2, ठीक है। तो C3O2 है, तो इसको अगर हम लिखेंगे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया? कार्बन सब ऑक्साइड हो गया। अब आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में, इस कार्बन का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। तो अब एक चीज और ज्ञात कर लीजिए, एक चीज और नोट कर लीजिए कि अगर डबल बॉन्ड है, अगर D से डबल हो गया, B से बॉन्ड हो गया, अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें एक सिग्मा होगा प्लस एक पाई होगा। ये डबल बॉन्ड है, 1 2 बॉन्ड है इसमें, ये कार्बन इस कार्बन से लिंक है 2 डबल बॉन्ड से, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें भी एक सिग्मा प्लस 2 पाई हो जाएंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें समझ लीजिए एक ही सिग्मा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें 2 बॉन्ड है, तो इसमें से एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। तो कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा हो गए। वो हमने बताया है फॉर्मूला कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो 2 सिग्मा है तो जाहिर सी बात है sp हाइब्रिडाइज। ये कैसा हाइब्रिडाइज हो गया? sp हाइब्रिडाइज हो गया। वैसे ही ये दूसरा कार्बन हमारा है, इस कार्बन के पास भी एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा इसके पास भी है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। वैसे ही इस कार्बन के पास भी एक सिग्मा 2 सिग्मा है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। ये कार्बन सब ऑक्साइड हो गया। अब मैं आपको दूसरा, इस कंपाउंड को लिख लीजिए, दूसरा कंपाउंड मैं बोलने जा रहा हूं। कार्बन सब ऑक्साइड में हमारा पहला कंपाउंड हो गया जिसमें हमने क्या ज्ञात किया? हाइब्रिडाइजेशन। अब हम दूसरा जो कंपाउंड है जिसपे हमें हाइब्रिडेशन ज्ञात करना है वो हमारा हो गया एलीन, ALLENE, एलीन। एलीन का जो फॉर्मूला है क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक, इधर A हो गया, इधर B हो गया, इधर A हो गया, इधर B हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एलीन।
ये हमारा क्या हो गया, एलिन। ठीक है, तो ये जो कार्बन हमारा है, ये कार्बन है, तो आप देख सकते हैं ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से लिंक है, ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से लिंक है। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के पास एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये हो गया। अब ये कार्बन एक इस एलिमेंट से लिंक है सिंगल बॉन्ड से, वो सिंगल बॉन्ड जब होता है तो हमने कहा सिर्फ एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा ये हो गया। ये कार्बन इससे बॉन्ड है इस एलिमेंट से एक बॉन्ड के थ्रू, मतलब एक सिग्मा ये हो गया। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास कितने हो गए, 3। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, S और 2 P हो जाएंगे, sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। वैसे ही अगर हम इस कार्बन के बारे में देखें तो इसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसी स्थिति इस कार्बन की थी। इसके पास भी एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। इसका मतलब इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। और ये जो बीच वाला कार्बन है इसके पास ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन से लिंक है, तो एक सिग्मा ये डबल बॉन्ड ये एक सिग्मा ये 2 सिग्मा है, तो मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। ये हमारा क्या होगा, एलीन। मुझे यकीन है कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कंपाउंड की तरफ। दूसरा कंपाउंड जो है, दूसरा कंपाउंड हो गया एलीन। एलीन पे जिस कार्बन पे हाइब्रिडेशन पता करना था वो आप कर चुके हैं। तीसरा जो कंपाउंड है वो है कीटीन। तीसरा कंपाउंड का नाम बोलो बच्चों, कीटीन। कीटीन, जो कीटीन है वो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया D। ये क्या हो गया हमारा कीटीन। तो कीटीन में हम देख रहे हैं ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से लिंक है इस कार्बन से, मतलब ये हो गया कि इसके पास एक सिग्मा है, एक ये सिग्मा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, और एक ये सिग्मा है। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। अब इस वाले कार्बन की हम बात कर लेते हैं। ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड से लिंक है इस कार्बन के, मतलब एक सिग्मा, और ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से लिंक है, मतलब एक सिग्मा। टोटल क्या सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा, मतलब sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp। ये कीटीन हो गया, इसे भी आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, कीटीन हो गया। अब एक कंपाउंड आता है, बहुत अच्छा सा कंपाउंड है, प्यारा सा कंपाउंड है, जिसका नाम है बेंजाइन। इसे बेंजीन मत समझिए, ये क्या है, बेंजाइन। ये जो बेंजाइन कंपाउंड है, ये बेंजाइन कंपाउंड लगता बेंजीन जैसे ही है, बस थोड़ा अंतर ये आ जाता है कि यहां पे आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। हालांकि ये जो पाई बॉन्ड एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको आप एबनॉर्मल पाई बॉन्ड के रूप में जानेंगे। एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, ठीक है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा हाइब्रिडेशन में, तो जाहिर सी बात है इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। ठीक है, ये आपकी ये हेडिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम अगली हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो ये होगी कि हम कार्बोकटायन के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बोकटायन, चौथी हेडिंग। अब कोई भी हेडिंग हो, मैं नंबर नहीं याद मुझे, तो ये अब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑन पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकटायन। अगली हेडिंग क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑन पॉजिटिवली
चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकटायन। कटायन नाम आ रहा है, कटायन से ही आप समझ लें क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। कार्बोकटायन, जाहिर सी बात नाम से पता चल रहा है, कार्बो के ऊपर मतलब कार्बन के ऊपर कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोकटायन। जो कार्बोकटायन होता है, कार्बोकटायन इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। और क्या होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोकटायन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बोकटायन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बोकटायन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज एंड ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तो कार्बोकटायन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज होता है और क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 एक मिनट, sp3 and sp hybridized, sp hybridized, hybridized, sp3 and sp hybridized कार्बोकटायन नेवर मतलब कभी नहीं, sp3 sp hybridized कार्बोकटायन नेवर लिख चुका हूं, नेवर फॉर्म ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, नेवर फॉर्म ड्यूरिंग एनी रिएक्शन। तो जो sp3 और sp हाइब्रिडाइज जो कार्बोकटायन होगा वो रिएक्शन के दौरान नहीं बनेगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर मैं रफ करके आगे बढ़ता हूं। तो मुझे यकीन है कि इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो पहला क्या होगा कि कार्बोकटायन ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज एंड ट्राइगोनल प्लेनर होगा। दूसरा क्या हो गया कि sp3 sp हाइब्रिडाइज कार्बोकटायन नहीं बनेगा कभी किसी रिएक्शन के दौरान। तो अगर कभी ऐसा कार्बोकटायन बन भी जाता है तो वो क्या होगा, पहली बात मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कार्बोकटायन बन जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज अगर कार्बोकटायन बन जाता है तो वो ब्रिज हेडेड होगा। क्या होगा, ब्रिज हेडेड होगा। ठीक है, दूसरा क्या, लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तीसरा नॉट SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियर रिएक्शन, नॉट SN1 नॉट SN2, ना ही वो SN1 के थ्रू बना होगा ना ही SN2 के थ्रू बना होगा। ठीक, ब्रिज हेडेड होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, नॉट SN1 SN2। ठीक, ब्रिज हेडेड बोले तो ये आपका ब्रिज हेडेड हो गया। ठीक है, इस प्रकार के कार्बोकटायन नहीं बनेंगे, इसमें हाइड्रोजन छुपा हुआ है। तो बाकी इसके नीचे आप ये लिखिएगा कि विनाइल कार्बोकटायन,
जैसे ये हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, विनाइल कार्बोकैटायन है, ये CH2 है, ये CH, तो ये sp हाइब्रिडाइज है। तो ऐसा कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन भी क्या है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, और ये जो है बहुत ही हाईली अनस्टेबल। और इसी का एक और मैं रूप आपको दे रहा हूं, ये है, इसको है ये बघा, ये फिनाइल कार्बोकैटायन, ये आपका क्या हो गया, फिनाइल कार्बोकैटायन होगा। ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, विनाइल कार्बोकैटायन, VINYL, विनाइल कार्बोकैटायन, CC मतलब कार्बोकैटायन। ये क्या हो गया, फिनाइल, CC मतलब कार्बोकैटायन। इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। आपको कार्बोकैटायन अब समझ में आ चुका होगा कि कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेनली क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब sp और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं, इसको नोट करें। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेस, तो अगली हम हेडिंग क्या शुरू करते हैं। अब रिएक्शन, जैसे मान लीजिए SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे GOC2 में, लेकिन अभी थोड़ा मैं ऐसे ही ऐसे बता दे रहा हूं कि मान लीजिए हेडिंग ये डालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन, एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ कार्बन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ SN1 एंड SN2। तो SN1 के दौरान जब आप पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि SN1 के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। SN1 के दौरान इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। और SN2 के दौरान कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात की जाती है तो उसमें कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल्स की बात की जाती है। तो SN2 के दौरान कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मतलब एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा होता है और एक दूसरी तरफ से बॉन्ड बन रहा होता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मतलब ये कार्बन है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और इधर से मान लीजिए कोई निकल रहा है एलिमेंट, तो इधर से पीछे से कोई आ रहा है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही लिया जाता है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लेंगे, sp2, ठीक। इसे आप नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बो अनायन। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन हो गया, अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बो अनायन पढ़ेंगे।
अगली हेडिंग क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बो अनायन। हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बो अनायन। तो जब हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बो अनायन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो कंडीशन आती हैं कि अगर कार्बो अनायन पे जो अगर कार्बो अनायन में दो अवस्था आती है, पहले आप हेडिंग नोट कीजिए। तो कार्बो अनायन दो प्रकार के होंगे, एक कंजुगेटेड कार्बो अनायन होगा, एक नॉन कंजुगेटेड कार्बो अनायन होगा। एक क्या होगा? कंजुगेटेड कार्बन आयन होगा, एक क्या होगा? नॉन कंजुगेटेड कार्बन आयन होगा। तो पहला पॉइंट ये कि नॉन कंजुगेटेड कार्बो अनायन इज नॉन कंजुगेटेड जो कार्बन आयन होगा वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नॉन कंजुगेटेड कार्बन आयन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, नॉन कंजुगेटेड कार्बन आयन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये जो नॉन कंजुगेशन मतलब हुआ कि जो लोन पेयर एलपी मतलब क्या होगा? लोन पेयर is localized on lone pair is localized on कार्बन तो जो कार्बन आयन जिस कार्बन पे लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा वो क्या होगा? नॉन कंजुगेटेड कार्बन आयन होगा, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगली बात ये समझ लीजिए कि कंजुगेटेड कार्बन आयन कार्बो अनायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कंजुगेटेड कार्बन आयन होगा वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। मतलब जो लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, मतलब अपने स्थान को छोड़ देगा, इज डीलोकलाइज्ड ऑन कार्बन। ठीक है, अपने स्थान को छोड़ देगा। अब कौन सा कार्बन पे लोन पेयर लोकलाइज करेगा, कौन पे डीलोकलाइज करेगा, इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है, कुछ नहीं करना। कहीं आपको C डबल बॉन्ड C याद रख लीजिए, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच्ड कोई भी एलिमेंट हो उस पे लोन पेयर LP, लोन पेयर फ्री रेडिकल F R से फ्री रेडिकल, लोन पेयर फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो C मतलब C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, लोन पेयर आ जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, फ्री रेडिकल आ जा रहा है, तो वो जो पोजीशन है वो हमारी पोजीशन क्या कहलाएगी? कंजुगेट पोजीशन कहलाएगी। अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो वो डीलोकलाइज करेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल है तो वो डीलोकलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो डीलोकलाइज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर आपने इस हेडिंग को में जो कुछ मैंने बताया उसको नोट कर लिया है, तो मैं आपको अब आने वाले हेडिंग में आपको कुछ कार्बन आयन बताऊंगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकलवाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लीजिए।
ठीक है, मुझे लग रहा है नोट कर लिया आपने। तो अब मुझे क्या निकालना है, कुछ कार्बो अनायंस दूंगा, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट कार्बो अनायंस। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट कार्बो अनायंस। ठीक है, हेडिंग नोट कर लिया आपने कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट कार्बो अनायंस के बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहला मैं मान लिया कि क्या है, CH3 माइनस। ठीक है, तो CH3 माइनस क्या है, ये CH3 माइनस जो है, ये CH3 माइनस, इसको हम कहेंगे मिथाइल कार्बो अनायन। इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बो अनायन, मिथाइल कार्बो अनायन। मिथाइल कार्बो अनायन हो चुका है। जो दूसरा जो कार्बो अनायन है, दूसरा कार्बो अनायन जिसके आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, वो मान लीजिए CH3 CH2 माइनस। इसे हम क्या कहेंगे, इथाइल कार्बो अनायन। ये क्या हो गया, इथाइल कार्बो अनायन। ये क्या हो गया, इथाइल कार्बो अनायन, इथाइल कार्बो अनायन। अभी जो मिथाइल कार्बो अनायन था हमारा, तो जाहिर सी बात है, एक कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है 3 सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, और 3 सिग्मा बॉन्ड तो इसके बाद हो ही गए, और ये लोन पेयर भी क्या है, लोकेलाइज्ड है, क्योंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। वैसे ही कंडीशन आ रही है इथाइल कार्बो अनायन में। यहां पर भी ये कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, अनायन प्रेजेंट है, अनायन के रूप में है, तो ये जो कार्बन है हमारा, तो इस पे एक तो ये सिग्मा हो गया, दूसरा 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े, 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा ये हो गया, एक ये क्या हो गया, लोन पेयर, इसमें भी 4, तो AbSp3 हो गया। ठीक, तीसरा जो कंपाउंड है, तीसरा जो कार्बन आयन है, वो मान लीजिए अलाइल कार्बन आयन, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ये CH2 हो गया, ये हमारा CH हो गया, ये जो कार्बन आयन हमारा बना, ठीक है, तो ये अलाइल ग्रुप है। ठीक है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये क्या बन गया है, अलाइल कार्बो अनायन। तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हैं, तो 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा हमारे पास है। अब डिसाइड ये करना है कि ये नेगेटिव चार्ज क्या लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, तो ये पोजीशन क्या हो जाती है, कंजुगेट पोजीशन हो जाती है, और कंजुगेट पोजीशन पर ही डीलोकलाइजेशन होता है। तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज होगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज। जब ये इस तरफ जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जब ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक दूसरे को क्या कर लेंगे,
न्यूट्रल, ये डबल बॉन्ड बना देंगे। ये हुआ डीलोकलाइजेशन आपका, ठीक है। अलाइल कार्बन आयन हो गया। अब मैं ऊपर वाली चीजों को करता हूं रफ। मिथाइल कार्बन आयन में आपने देखा कि वहां पे डीलोकलाइजेशन ना होने की वजह से वहां पे हाइब्रिडेशन क्या आया, sp3 आया, और अलाइल कार्बन आयन में कंजुगेशन होने की वजह से वहां हाइब्रिडेशन क्या आया, sp2 आया। अगला जो मान लीजिए बेंजाइल कार्बन आयन हो गया, चौथा। ठीक है, ये भी देखिए C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच कार्बन में निगेटिव चार्ज है, मतलब ये डीलोकलाइज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये लोन पे डीलोकलाइज कर जाएगा। तो इस कार्बन के पास दो ये सिग्मा हो गए, एक ये, मतलब 3 सिग्मा है, मतलब ये इस कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवें कंपाउंड की, कार्बन आयन की। इसका नाम है साइक्लोपेंटा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, साइक्लिक है, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो। 5 कार्बन है तो पेंटा। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इनाइल कार्बो अनायन, Ca मतलब कार्बन आयन। तो जाहिर बात है यहां पर भी C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा ये नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर भी 1 2 सिग्मा बॉन्ड और एक जो हाइड्रोजन तुम्हें दिख नहीं रहा, अगर दिमाग में सोचे तो दिख रहा, तो 3, तो ये भी क्या हो गया, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे कंपाउंड की बात किया जाए तो उसमें मान लीजिए हमारा ये, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज हो गया आपका, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और एक ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जाहिर सी बात है एक सिग्मा तो ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक ये हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो 3 सिग्मा हो गए, और C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली कार्बन नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। 3 सिग्मा है तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया कार्बन, और ये कार्बन भी वैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। चौथा वाला कंपाउंड में अब रख कर रहा हूं, ये हमारा छठा, 7वां वाला कंपाउंड देखिए। मान लीजिए फिर ऐसे ही कोई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखिए, अब कार्बोनाइट कार्बोकेटायन साथ साथ में आ गए, तो यहां पर देखो एक तो ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा हो गया, एक ये हाइड्रोजन से भी जुड़ा होगा तो एक ये सिग्मा हो गया, और C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हम पहले बता चुके हैं कि C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, तो वो क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, वो कंजुगेट पोजीशन भी होगी। तो इसलिए 3 सिग्मा है तो ये कार्बन हमारा क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। इधर देखिए, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, तो इस कार्बन के पास भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इस प्रकार से ये लेक्चर 1 आपका जीओसी का खत्म हो रहा है। ठीक है, इस लेक्चर 1 में हमने आपको कैटेनेशन के बारे में बताया, फिर दूसरी हेडिंग में कंडीशन रिक्वायर फॉर कैटेनेशन, उसमें हमने आपसे बात की, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में भी बात की, वोलर ने जो सिंथेसाइज किया था उसकी बात किया। तीसरी हेडिंग में आपको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बारे में हाइब्रिडेशन, उनका ग्राउंड स्टेट बताया, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया, ये सब बताया, उनका कंक्लूजन भी हमने लिखा दिया। हाइब्रिडेशन कैसे निकाल लेंगे ये भी हमने बता दिया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसके बाद कुछ कंपाउंड हमने दिया था, एलीन, कीटीन, बेंजाइन, इन सबको, कार्बन सल्फाइड को, इस पे हमने आपको जो है हाइब्रिडेशन निकलवाना आपको बताया कैसे निकालेंगे। फिर हाइब्रिडेशन हमने कार्बोकेटायन का हमने पढ़ लिया कि कार्बोकेटायन हमेशा कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा।
फिर हमने sp3 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। फिर हमने जैसे एक SN1 सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या कोई इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें क्या हाइब्रिडेशन होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। और अगली हेडिंग में हमने हाइब्रिडेशन ऑन कार्बन आयन पढ़ लिया। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो कॉन्जुगेटेड कार्बन आयन होगा या नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बन आयन होगा। जो कॉन्जुगेटेड कार्बन आयन होगा वहां sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जो नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बन होगा वहां क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हमने पढ़ लिया। फिर हाइब्रिडेशन हमने क्या पढ़ लिया, कार्बन आयन का भी हमने कुछ कंपाउंड का हमने पढ़ लिया, कार्बन आयन का। आज का लेक्चर यहीं खत्म हो रहा है। ये हमारा पहला लेक्चर है GOC 1 का। GOC जो मैं 1 पढ़ा रहा हूं उसका लेक्चर 1 है। बस आपको हमें भी मोटिवेट करते रहना है, आपको हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मोबाइल पे कीजिए। आपके घर में जितने भी 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन हो उस पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।